नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 36 जो है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 निर्धनता एक चुनौती से संबंधित है और ये आपकी 26 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। पिछली वर्कशीट में आपने जाना था कि निर्धनता के क्या कारण हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जो 5 पॉइंट है वो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है। उसके अलावा आपने जाना था असुरक्षित समूह कौन से होते हैं, और ये भी जाना था कि निर्धनों में निर्धन कौन होता है। तो जिसको नहीं आता वो पहले वाली वर्कशीट जो है उसको देख ले, क्योंकि इन पे जो है क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आगे कि आज की जो वर्कशीट है उसमें है कि निर्धनता को समाप्त करने के लिए जो भारत है यानी हमारा देश है, उसमें कौन सी जो है रणनीति अपनाई गई है, यानी कौन से तरीके अपनाए गए हैं जिससे कि निर्धनता को समाप्त किया जा सके। तो शुरू करते हैं वर्कशीट। निर्धनता को समाप्त करना भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। ठीक है, सरकार द्वारा इसके लिए 2 प्रकार के उपाय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना, यानी इकोनॉमी को डेवलप करना। अगर इसके अंतर्गत आता है कि नए नए उद्योग धंधे खोलना, सड़कें, अस्पताल, स्कूलों इत्यादि का निर्माण। अगर ये सब करेंगे तो क्या होगा, रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, लोगों को काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो इससे उनकी जो गरीबी है उसको समाप्त करने में मदद मिलेगी। दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। इसके अंतर्गत उन लोगों को ध्यान में रखा गया है जिन पर जो आर्थिक समृद्धि वाले जो उपाय हैं वो उन तक नहीं पहुँचे। ठीक है, उन तक इसका लाभ नहीं पहुँचा, वो लोग जो है गरीब ही रह गए। तो इसके अंतर्गत आते हैं जो बहुत ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हो गए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हो गए, महिलाएं हो गई, तो उनको ध्यान में रखकर ये वाले कार्यक्रम चलाए गए हैं ताकि वो भी जो है गरीबी रेखा से ऊपर आ सकें। अब चलते हैं आगे। इसमें आगे है कि 1980 के दशक के आरंभ के 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। मैंने बताया था हमारा जो देश है वो किसका गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। उन्होंने हमारे हस्तशिल्प नष्ट कर दिए, हमारे उद्योगों को हतोत्साहित किया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, हमारे जो वो था उद्योग धंधे थे वो नष्ट हो गए, रोजगार जो है वो कम हो गया, लोग जो हैं दिन ब दिन गरीब होते चले गए। और इसका जो प्रभाव है वो आज़ादी के बाद भी रहा, आज़ादी के कई वर्षों तक, यानी 30 वर्ष तक लगभग। तो मतलब 1950 से लेकर 1930 तक 30 साल होते हैं, तब तक इसका असर रहा। और हुआ क्या, प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई, यानी इनकम ही नहीं बढ़ी। 1950 के दशक से लेकर 1980 के दशक के आरंभ तक, यानी 1980 जब शुरू हुआ उस समय तक हमारे देश में जो निर्धनता की थी वो कितनी थी, 45% निर्धनता थी। इसको इस तरह से समझो कि उस समय तक 1980 तक हमारे देश में हर 100 में से 45 लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे थे, यानी बहुत गरीब थे, अपनी बुनियादी ज़रूरतें जो होती हैं, अपनी आवश्यकताएं जो होती हैं वो पूरी नहीं कर पाते थे। अब 1980 के दशक, यानी 81-82 करके ऐसे बोलते हैं, 1981 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाले देशों में से एक थी। ठीक है, तो उस समय जो हमारा जो देश है उसने बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट किया और सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाले देशों में से ये एक बना, क्योंकि उस समय बहुत सारे जिन्होंने प्रोग्राम चलाए थे उनमें था, एक था हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति जो उसमें इस तरह के बीज जो थे, बीज खादों का इस्तेमाल किया गया, जिससे जो किसान है उनकी फसल जो है कई गुना बढ़ गई, और जिसका लाभ जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और क्या पंजाब के किसानों को बहुत मिला। सबको तो नहीं मिला लेकिन इनको बहुत मिला, इनकी इनकम बहुत बढ़ गई, जिससे कई सारे जो लोग थे वो किससे ऊपर आ गए, गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। चलो अब चलते हैं आगे। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देश जब विकास करता है, विकास करने का मतलब देश की इनकम बढ़ रही है, तो लोगों की भी तो इनकम बढ़ेगी। अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उनकी जो निर्धनता है वो कम होगी, क्योंकि देश की इनकम क्या होती है, सारे लोगों की इनकम जोड़ के, देश में रहने वाले सभी लोगों की आय को जोड़कर ही देश की आय बनती है। अगर देश ने विकास किया मतलब लोगों ने भी विकास किया है, और अगर लोग विकास करेंगे तो मतलब उनकी जो गरीबी है वो कम हो रही है। चलो, आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच गहरा और सीधा संबंध है, ये मैंने बता दिया आपको। आर्थिक समृद्धि यानी अवसरों को व्यापक बना देती है। अवसरों को व्यापक बना देती है मतलब मैंने बताया था, अब जितना ज़्यादा हमारे जो इकोनॉमी और डेवलपमेंट करेगी, उद्योग धंधे खुलेंगे, सड़कें बनेंगी, है ना, फ्लाईओवर बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, तो उनमें क्या हो, रोज़गार के अवसर जो हैं उपलब्ध हो रहे हैं। अब रोज़गार होगा, लोग कमाएंगे, तो इससे क्या होगा कि लोगों को
गरीबी को कम करने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। ठीक है, तो इससे बहुत सारे जो अवसर हैं वो उपलब्ध होते हैं लोगों को रोजगार के पे। और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश के द्वारा अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो बेटा मानव का जो विकास होता है वो विद्यालयों से होता है ना। अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो बेहतर इंसान बनेंगे, उनको बेहतर रोजगार मिलेगा। और ये जो निवेश है यानी ये जो पैसा कौन लगाता है विद्यालय खोलने में, सरकार। तो जो पैसा सरकार ने लगाया वो क्या कहलाएगा, निवेश। अब जब ये सरकार शिक्षा में निवेश करती है तो जो लोग होते हैं वो भी मतलब बड़े वो होते हैं, उनको इस आशा में अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि भविष्य में उनको आर्थिक प्रतिफल मिलेगा, यानी कि उनके बच्चे जो है उनको अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, जिससे उनकी गरीबी को दूर करने में सहायता मिलेगी। अब चलते हैं आगे, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। तो लक्षित मतलब जिसमें किन्हीं विशेष लोगों को ध्यान में रख करके ये कार्यक्रम जो है चलाया गया है। मैंने बताया था कुछ लोगों को आर्थिक समृद्धि का फ़ायदा नहीं मिला था, जिसमें था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग, महिलाएं हो गई और बहुत ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हो गए, जिनको जो है जो गरीब ही रह गए। अब उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। सबसे पहला कार्यक्रम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जिसको मनरेगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसका जो उद्देश्य था ये ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित रहना। आजीविका मतलब आजीविका क्या होता है, ऐसा कोई भी काम जिससे अपने कमा करके आप अपने परिवार का भरण पोषण करते हो, आपकी क्या कहलाती है, आजीविका। ठीक है, उसको सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। मतलब मनरेगा के अंतर्गत हर परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई। उसको 100 दिन का काम तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसका उनका घर का खर्च चल सके। और इसके अलावा इसका जो उद्देश्य था वो सतत विकास में मदद करने के साथ साथ सूखा, वन कटाई, मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचने के उपाय आदि भी था। तो इसके अंतर्गत देखो बेटा बहुत सारे जो काम करवाए जाते हैं, जैसे तालाब खुदवाना हो गया, वृक्षारोपण हो गया, इस तरह के काम करवाए जाते हैं जिससे कि जो है सूखा से संबंधित जो समस्या उनसे निपटा जाए। जो वन की कटाई, अत्यधिक कटाई हो गई है, वन वापस से ग्रो हो जाए। ठीक है, मिट्टी की जो कटाव की समस्या है वो निपटी जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा वृक्ष लगेंगे उतना जो है मिट्टी का कटाव जो है वो नहीं होगा, क्योंकि वृक्ष जो है मिट्टी को बांधे रखते हैं। तो ये सारे काम भी इसके अंतर्गत कराए जाते हैं। अब आते हैं मनरेगा योजना के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। 1/3 का मतलब क्या है, अगर 90 लोगों को काम देना है तो इसका जो 1/3 है यानी कि 30 बनता है इसका, वो महिलाओं को ही मिलेगा। यानी 30 महिलाओं को ही उनको काम देना पड़ेगा, बाकी 60 जो है दूसरे हो सकते हैं। अब चलते हैं आगे। मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल श्रमिकों, अकुशल जिनमें कोई स्किल नहीं होती, ठीक है, जिनको कोई ऐसा कोई ढंग का काम नहीं आता, वो मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर रुपये 168 से 281 प्रतिदिन तक तय कर दी गई है। देखो पहले थी 168 रुपये मिलते थे एक दिन के काम करने के लिए, लेकिन 2018 में जो है इसको बढ़ाकर क्या कर दिया कि एक दिन काम करने के कितने पैसे मिलेंगे, 281, क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है। अब 168 रुपये से तो अब 2018 में घर नहीं चल सकता है ना, तो इसीलिए इसको बढ़ा दिया गया। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। अब उन्होंने एक रोजगार गारंटी कोष बनाया हुआ है, जिसके अंदर का जो पैसा है वो सिर्फ लोगों को जो है मनरेगा के अंतर्गत जो काम देते हैं उनकी मजदूरी देने के लिए किया जाता है। अब आएंगे कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी के भत्ते का हकदार होगा। अब इसमें एक और चीज़ है बेटा कि अगर मान लो किसी परिवार ने अप्लाई किया कि हमें काम चाहिए, अब 15 दिन तक उनको काम नहीं मिला, तो जो सरकार है उसको क्या देगी, बेरोजगारी भत्ता, यानी घर में बैठे बैठे उसको रोज़ का जो है पैसा देगी, जिसको बोलेंगे बेरोजगारी भत्ता। उसको काम नहीं मिला लेकिन क्योंकि वो काम नहीं दे पाए 15 दिन के अंदर, तो उनको देना पड़ेगा उसको रोज़ का पैसा, जिसको बोलेंगे दैनिक बेरोजगारी भत्ता। अब चलते हैं आगे, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। इसके ऊपर बेटा अगला चैप्टर है, उसमें विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। अब चलते हैं आगे। 1993 में शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है, 93 में शुरू की थी। अब ये थोड़ा सा उससे अलग है, ऊपर वाली मनरेगा से, का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, है ना, बेरोजगारी में शिक्षित बेरोजगारी भी होते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिला, उनके लिए स्वरोजगार अवसर उत्पन्न
कराना है, यानी कि उन लोगों को इस तरह से प्रशिक्षित करना है कि वो खुद अपने लिए रोज़गार उत्पन्न करें, कुछ ऐसे काम धंधे शुरू करें कि उनको भी रोज़गार मिले और वो दूसरों को भी रोज़गार दें। तो इसके लिए उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में सहायता दी जाती है कि वो अपना जो है छोटा कोई कारोबार जो है स्थापित करें। इसके लिए उनको ऋण वगैरह जो है उसकी सुविधाएँ दी जाती है, बहुत कम दरों पर, बहुत आसानी से उनको ऋण उपलब्ध कराया जाता है ताकि अपना काम खोलें और लोगों को भी रोज़गार दें। अब है 1995 में शुरू किए गए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे शहरों में रोजगार के अवसरों को सृजित करना है। तो ये वाली जो योजना थी वो किस लिए था कि इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है या छोटे शहरों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो है रोजगार के अवसर जो है उत्पन्न करना है कि उनके लिए रोजगार बने। अब चलते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूह में संगठित कर, ठीक है, स्व सहायता होता है जो खुद की सहायता करें, उनके मतलब ग्रुप्स बना लेना, समूह बना लेना, ठीक है, बैंक ऋण और सरकारी सहायकी संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करना है। यानी जो प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना थी उसमें हर एक ग्राम का यानी हर गांव का विकास हो और उसके अंतर्गत उनको सबको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मिले, मतलब वहाँ पे एक ना एक डिस्पेंसरी जरूर हो, प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल हो, ठीक है, ग्रामीण आश्रय लोगों के पास सर ढकने के लिए छत हो, ठीक है, उनको पेयजल उपलब्ध हो, बिजली उपलब्ध हो, इस तरह की जो मूल सुविधाएं हैं वो हर गांव को मिले। इसके लिए जो केंद्र है उसने राज्यों को सहायता प्रदान की राज्यों को अतिरिक्त पैसा देती है, अतिरिक्त सहायता देती है जिससे कि वो ये कार्यक्रम चला सकें। अब आते हैं अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत निर्धनों के लिए चलाई गई योजना। तो ये इसके ऊपर जो फूड वाला जो चैप्टर है मैंने कहा ना इसका अगला चैप्टर है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप जानते होंगे, आप कई लोगों को जो गरीबी राशन कार्ड बने हैं उनको बहुत कम पैसों में 2 रुपये 3 रुपये किलो में चावल गेहूँ मिल जाते हैं। बातें हैं भावी चुनौती यानी भविष्य में हमारे सामने क्या चुनौतियाँ हैं। तो देखो भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है ना, गरीबी हमारे यहाँ कम हुई है। पहले 45% लोग गरीब थे, अब वो 21% रह गए। लेकिन इस प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की सबसे बाध्यकारी चुनौती, बाध्यकारी मतलब जिसको करना ही करना है, इस चुनौती से निपटना ही निपटना है क्योंकि भारत की अभी बहुत बड़ी जनसंख्या जो है गरीबी रेखा के नीचे है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। असमानता मतलब कि सब जगह एक जैसी गरीबी नहीं है। आप चार्ट देख सकते हो, उसमें आप देखो इसमें कि इसमें जो दिल्ली है उसमें 8.2% लोग गरीब हैं और ऐसी पंजाब में 6.2% लोग गरीब हैं। अगर आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करोगे तो उसमें 3.5% लोग गरीब हैं। लेकिन अगर आप उड़ीसा में देखो, उड़ीसा में कितना है 47.2% लोग गरीब हैं। बिहार में 37.4% गरीब हैं, जबकि देश में जो गरीबी का अनुपात है वो कितना 21% है। तो अब इन सब राज्यों में अगर तुलना करोगे तो सब में जो गरीबी का अनुपात है वो अलग अलग है, यानी इसमें असमानता है, एक जैसा नहीं है, कहीं ज़्यादा गरीबी है और कहीं कम गरीबी है। चलो आगे चलते हैं। देश में निर्धनता की समाप्ति का कार्य उच्च आर्थिक समृद्धि यानी उच्च विकास दर, जितना हमारा देश विकास करेगा उतना जो है निर्धनता जो है उसमें कमी आएगी। सभी के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा है ना, हमारे यहाँ निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी गई है। जनसंख्या वृद्धि में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है ना उनको उनके बढ़ते सशक्तिकरण से ही संभव हो सकेगा। तो सरकार पूरी कोशिश करी है महिलाओं के लिए। देखो कई जगह पे सीटें आरक्षित की गई हैं कि महिलाओं को उसमें काम मिलेगा। जैसे उसमें था मनरेगा में था 1/3 रोजगार जो है वो महिलाओं को मिलेंगे। ऐसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी बहुत जगह रिजर्वेशन रखा गया कि उनको वहाँ पर काम मिलेगा ताकि उनकी स्थिति में मजबूती आए। चलो, निर्धनता का अर्थ जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर की अपेक्षा उचित स्तर के रूप में हो। अभी तो हम क्या कहते हैं सिर्फ उसकी बेसिक नीड पूरी हो जाए तो वही निर्धनता रेखा, मतलब निर्धन नहीं कहलाएगा जो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेता है। लेकिन एक अच्छा जीवन जीना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो ये यही कह रहा है कि जो निर्धनता का अर्थ है वो जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर की बजाय एक उचित स्तर के रूप में, क्योंकि एक वो सम्मानजनक जिंदगी जो है जी सके लोग, है ना, इतना तो वो कमाएं। निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने लिए खाना वाना जुटा लेते हों, ठीक है,
लेकिन उनके पास शिक्षा या घर या स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा या रोजगार की सुरक्षा या आत्मविश्वास या सम्मान है क्या, ये भी हमको देखना है। कि चलो खाना उसको मिल रहा है 2 वक्त का, अच्छा खा रहा है, लेकिन क्या वो शिक्षित है, उसके पास घर है, उसको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, और रोजगार की सुरक्षा मतलब जो उसको काम मिला है वो उसको हमेशा मिलता रहेगा, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस कैसा है और उसका समाज में सम्मान कैसा है, ये सब चीज़ें भी हमको देखनी चाहिए। किसके अंतर्गत? निर्धनता के अंतर्गत। क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त है? विकास के साथ साथ निर्धनता की जो परिभाषा है वो भी बदलती है, इसीलिए निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है, मतलब जिसमें लगातार जो परिवर्तन आता रहता है और हमें उसको प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, है ना। सभी को सम्मान के साथ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता आदि जैसी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। तो अब ये वर्कशीट का एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया। अब करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, निर्धनता दूर करने के लिए सरकार द्वारा किन 2 प्रकारों के उपाय किए जा रहे हैं? तो इसका उत्तर लिखोगे, निर्धनता दूर करने के लिए सरकार द्वारा निम्न 2 प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। अगर कुछ छूट जाता है हमारा तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलो, पहला उपाय है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। अगर ये प्रश्न आया 1 नंबर में तो आपको बस इतना ही लिखना है। अगर ये बड़ा आता है 5 नंबर में तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा कि आर्थिक समृद्धि है क्या। आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन हेडिंग डालो। फिर आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन में गहरा संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को अधिक व्यापक बना देती है, जिससे मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो पाते हैं। लेकिन ऐसा संभव है कि आर्थिक समृद्धि का निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा पाएँ, इसीलिए लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब है लक्षित निर्धनता कार्यक्रम क्या है? इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, यानी मनरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। ये गरीब तबके को आर्थिक समृद्धि का लाभ नहीं मिल पाए, विशेषकर उनको ध्यान में रख करके ये वाली योजना तैयार की गई थी। और इन दोनों रणनीतियों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है, यानी कि अगर हमें गरीबी का उन्मूलन करना है तो ये दोनों योजनाएं जो है साथ में चलाकर ही हम ऐसा काम कर सकते हैं। चलो, अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब प्रश्न नंबर 2 है, आर्थिक विकास से निर्धनता किस प्रकार प्रभावित होती है? तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे पॉइंट्स में, विकास की उच्च दर से निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। अगर विकास की दर ऊंची होगी तो उससे निर्धनता को कम करने में सहायता मिलती है। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही, ठीक है। इसका फायदा भारत को मिला। अधिक समृद्धि दर निर्धनता के उन्मूलन अर्थात गरीबी को कम करने में सहायक होती है, और आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये 5 पॉइंट हो गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और जो अगला प्रश्न है यह है कि युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना के क्या लाभ हो सकते हैं? तो बेटा आप इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं कि सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना या कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिनके युवाओं को निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। अब क्या लाभ हैं इन स्वरोजगार योजनाओं के? कि जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं वो स्वयं के उद्योग लगाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, यानी सरकार उनको ट्रेनिंग देती है जिससे अपने वो छोटे मोटे जो काम है वो खोल सकते हैं। उसके अलावा अपना उद्योग लगाने के लिए सस्ती दरों एवं आसान शर्तों पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं, उनको ऋण की भी सुविधा उपलब्ध है इसमें, ठीक है। और इस योजना का लाभ उठाकर शिक्षित बेरोजगार न केवल अपने लिए अपितु अन्य लोगों के लिए भी रोजगार का सृजन कर सकते हैं। अब वो खुद का काम धंधा लगाएंगे तो इससे उनको खुद को तो काम मिलेगा ही, लेकिन उस काम में उनको अन्य लोगों की सहायता भी चाहिए होगी, तो और लोगों को भी रोजगार मिलेगा। अब प्रश्न 5, आपके विचार में निर्धनता कम करने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं? अगर आपको निर्धनता के कारण पता है तो उन्हीं पर काम करके आप क्या कर सकते हो, निर्धनता को दूर कर सकते हो। तो जो कारण थे उन्हीं को हमने उपायों में भी शामिल किया है, लेकिन अलग तरीके से। चलो, उत्तर है निर्धनता दूर करने के उपाय इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले क्या था, जनसंख्या वृद्धि थी ना उसका कारण निर्धनता का, तो हमें क्या करना, अब निर्धनता दूर करने के लिए जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना निर्धनता दूर करने के लिए आवश्यक है। दूसरा उपाय क्या है कि शिक्षा के प्रसार के बिना गरीबी तथा बेरोजगारी को दूर नहीं किया जा सकता, अतः शिक्षा पद्धति को सस्ता बनाना ताकि सभी लोग अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें। कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करके ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो, ठीक है। इसके अलावा
औद्योगिकीकरण पर बल देकर, ताकि नए नए रोजगार निकल सके, यानी नए नए उद्योगों को लगाएंगे तो नए नए रोजगार निकलेंगे, लोगों को काम धंधा मिलेगा, और काम धंधा मिलेगा तो पैसा मिलेगा, जिससे गरीबी को दूर करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा भूमि एवं संसाधनों का समान वितरण करके भी निर्धनता को दूर किया जा सकता है। अभी क्या है, किसी के पास तो बहुत सारे संसाधन हैं, मान लो किसी के पास तो रहने के लिए 7-8 घर हैं, किसी के पास छत ही नहीं है ना, किसी के पास बहुत सारी ज़मीन है और वो खेती भी नहीं कर रहा, कोई खेती करना चाहता है लेकिन उसके पास ज़मीन नहीं है। तो ये संसाधनों का क्या असमान वितरण, अगर हम इसका समान वितरण कर दें तो इससे भी हम निर्धनता को जो है दूर कर सकते हैं। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है, भोजन और आवास जुटाने के साथ साथ किसी व्यक्ति के जीवन में अन्य किन किन आवश्यकताओं को आप महत्व देंगे और क्यों? तो देखो, व्यक्ति के जीवन में भोजन, आवास जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ मैं, ठीक है, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आत्मविश्वास और सम्मान जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति को भी महत्व दूंगी, क्योंकि ये सभी किसी व्यक्ति के सम्मानजनक जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं। आप सबको सभी भी बना सकते हैं, सभी। अब ये आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस इसमें करवाए गए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लर्न कर लेना, क्योंकि आपकी जो वर्कशीट है वो इस तरह से बनाई गई है कि उसमें सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आ जाएं, ठीक है। अगर आप उनको ही अच्छे से तैयारी करोगे, अच्छे से आप याद कर लोगे, तो आप पेपरों में अच्छे नंबर ले आओगे, ठीक है। मन लगा के पढ़ो और अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों।